हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में मैंने नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है वो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इसकी वजह से वो एनोमोलस बिहेवियर शो कर रहा था। ठीक है, इस तरह के पॉइंट लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे नाइट्रोजन फैमिली के, और अब मैं नाइट्रोजन फैमिली को आगे अपन आज और आगे कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन रह गए थे लास्ट क्लास के, मैं क्लियर कर दूं कि व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट फ्रॉम फास्फोरस। कि जो नाइट्रोजन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो भी डिफरेंट होती है किससे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी से। तो उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। N2 गैस जो होती है, N2 गैस की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से और F2 से, Cl2, Br2 इनसे बहुत कम होती है। N2 गैस को हम नियरली इनर्ट गैस या नोबल गैस के कैटेगरी में रखते हैं N2 गैस को। और ये जो चिप्स के और जो चिप्स आती है, कुरकुरे आते हैं, या कोई भी ऐसा आता है जो पैकेट में बलून टाइप जो पैकेट होते हैं उनके अंदर जो भरे रहते उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यानी जो चिप्स के पैकेट आते हैं मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, कुरकुरे के पैकेट जो मिलते हैं, तो आप देखते हो ना वो फूले हुए रहते हैं, उनमें गैस भरी हुई रहती है। बेसिकली उनमें N2 गैस भरी हुई रहती है। N2 गैस क्यों भरी हुई रहती है? अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का मतलब मैं काजू बादाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये जैसे चिप्स है, बिस्किट्स हैं, इस तरह के आते हैं, तो उनको जिन पैकेट्स में पैक किया जाता है तो साथ में उसमें N2 गैस भी इंसर्ट कर देते हैं। तो वो N2 गैस ही क्यों इंसर्ट करते हैं उसके अंदर? तो उसका रीजन ये होता है कि N2 गैस की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो N2 गैस उसके अंदर जो प्रिजर्व, उसके अंदर जो फूड है, यानी जो चिप्स है, बिस्किट है, वो उनका क्वालिटी खराब नहीं होता है, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम ये ऑर्डिनरी एयर से फिल कर देंगे तो ऑर्डिनरी एयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्ट है वो उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसीलिए आपसे कभी भी कोई पूछे कि ये जो चिप्स के पैकेट हैं और ये जो इसके अंदर जो गैस भरी हुई रहती है, तो वो N2 गैस भरी रहती है। और N2 गैस क्यों भरी रहती है? क्योंकि वो उसकी रिएक्टिविटी कम है। अब N2 गैस की रिएक्टिविटी कम इसीलिए है कि N2 डायटोमिक फॉर्म में है और उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N है, और N ट्रिपल बॉन्ड N होने की वजह से क्या हो जाएगा, N और N के बीच के ये जब तक ये तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब तक वो नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि N2 मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा, N एटम रिएक्ट करेगा। तो N2 N में हार्डली कन्वर्ट होता है। N2 N में हार्डली कन्वर्ट इसलिए होता है कि N2 का N के बीच की ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से N2 जनरल केमिकल रिएक्शन में ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम फास्फोरस। तो नाइट्रोजन इज केमिकली लेस रिएक्टिव, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ N2 molecule. In N2 the two nitrogen atom form a triple bond. This triple bond has very high bond strength which is very difficult to break. It is because of nitrogen is small size that it is able to form p-pi bonds with itself. This property is not exhibited by atoms such as phosphorus. Thus phosphorus is more reactive than nitrogen. ठीक है, अगर आपको वापस इसको रीड करना है तो पोस्ट करके रीड कर लो। ये चीजें मैं प्रीवियस क्लास में ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये एनसीईआरटी का 7.10 क्वेश्चन है, एंड एक्सरसाइज है। R3P डबल बॉन्ड O तो बनता है लेकिन ये नहीं बनता है, यानी इसके अंदर तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 है और यहाँ 5 ये नहीं बनता है। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सबके वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो फास्फोरस अपनी वैलेंसी 3 से एक्सपांड करके 5 तक ले जाता है, क्योंकि इसके फास्फोरस के वैलेंसी शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में S और P 4 ऑर्बिटल ही होते हैं और फिर और डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाता है, इसीलिए R3N डबल बॉन्ड O नहीं बनता है। ये दोनों क्वेश्चन रह गए थे पिछली क्लास के अंदर, जो एनसीईआरटी के ही थे, लेकिन हम इसके डिटेल कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है
जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है, मतलब ये जो पिनेकोल्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, ये जब हाइड्रोजन से हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया NH3 बनाता है, जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। ये फास्फीन, ये आर्सिन, ये स्टबिन, ये बिस्मिन। फास्फीन, स्टबिन, फास्फीन, आर्सिन, स्टबिन, बिस्मिन और ये NH3 अमोनिया गैस। ये मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पर pH 3 बनेगा लेकिन pH 5 नहीं बनेगा। PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। तो PCl मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन एक्सपांड कर सकता है, टर्मिनल की बात कर रहा हूं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट को, या बोलूं वैलेंसी को 3 से 5 तक एक्सपांड नहीं कर पाता है। तो जो फास्फोरस, तो ये खाली मतलब MH3 टाइप ही हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड बनाते हैं, MH5 टाइप नहीं बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया। तो ये MH5 नहीं बन सकता, यानी कहने का मतलब NH3 बनेगा तो NH5 नहीं बनेगा। तो ये तो वैसे ही नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट होता ही नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 तक जाएगी नहीं क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। अब pH3 बनता है, यस, लेकिन वापस यहाँ pH5 नहीं बनता है। रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है फास्फोरस से। तो हाइड्रोजन फास्फोरस का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट करके d ऑर्बिटल में नहीं ला पाता है, ठीक है। तो ये भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने फिर क्लियर किया कि pH3 बनेगा लेकिन pH5 नहीं बनेगा। तो रीजन लिखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ टर्मिनल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से कम है, या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सीधा लिख दो। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि फास्फोरस के जो s ऑर्बिटल का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन को वो एक्साइट करके d में ला पाए। तो इस वजह से ये खाली इसके जो हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो ट्राइवेलेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमको समझ में आ गया कि ये ट्राइवेलेंट ही होते हैं, पेंटावेलेंट क्यों नहीं होते हैं। और बिस्मिथ तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 में तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। एनीवे, अब दूसरी बात, अब इन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैं इसका कॉमन फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी MH3 का मतलब हो गया NH3 PS3, ठीक है, ASS3 एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इन पे वो ये अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या अज्यूम कर रहे हैं, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 - 3 डिवाइड बाय 2, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा हो गया, और इसका आ गया 4 हाइब्रिड स्टेट, ये आ गया 4 हाइब्रिड स्टेट sp3। तो यहां पर क्या होगा, M किसको स्टैंड कर रहा है, फास्फोरस M किसको स्टैंड कर रहा है, M स्टैंड कर रहा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ को, ठीक है। अब यहाँ पर इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 का तो हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार, और ये नाइट्रोजन पर इसका लोन पेयर है, या सॉरी M पर दिस इज लोन पेयर। तो यहां पर हो गया ये 1 लोन पेयर 3 सिग्मा। दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। दिस शेप इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे तो sp3 का जो ऑर्बिटल अरेंजमेंट होता है वो तो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। लेकिन एक बॉन्ड तो हट गया, लोन पेयर है तो 3 ही बॉन्ड रहे। मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन तो ऑर्बिटल अरेंजमेंट बताता है, लेकिन उसके बाद जो बॉन्ड है वो शेप को डिसाइड करते हैं। और लोन पेयर क्या करता है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है तो वो बॉन्ड्स को अफेक्ट करता है, बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हो जाता है NH3 के अंदर वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 107 डिग्री होता है।
वो बॉन्ड एंगल का डिक्रीज होने का जो लॉजिक है वो BACPR थ्योरी से देंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, ये लुईस बेस है। और अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाएंगे तो ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर किसी को देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उनको लुईस बेस भी कहते हैं, उनको लिगेंड भी कहते हैं। लिगेंड हम 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये सारे के सारे इन सब के ऊपर 1-1 लोन पेयर है, ठीक है। इन सब के ऊपर 1-1 लोन पेयर है। तो इस वजह से, क्योंकि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो तो ये वाला है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन, और आगे अगर फास्फोरस, मैंने अभी बताया फास्फोरस आर्सेनिक में आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है, ये नाइट्रोजन में नहीं है। ये अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में ये नहीं होता है, लेकिन अगर फास्फोरस आर्सेनिक तो ये है। लेकिन हाइड्रोजन की इतनी ताकत नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करके और फिर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आता है। तो ये खाली ट्राई हाइड्राइड ही होते हैं। तो इसका मतलब आपको अगर ये पूछे कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट हैं, पिनेकोल्स जो हैं, नाइट्रोजन फैमिली जो है, इनके जो हाइड्राइड हैं, इनके जो हाइड्रोजन कंपाउंड है, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है न्यूट्रल स्टेट में, तो 3 है, 5 तक नहीं जाएगी, ठीक है। जबकि ऑक्साइड और हेलोजेंस में 5 तक चली जाती है, क्योंकि ऑक्साइड और हेलोजन में, ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और हेलोजन में हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है इनसे, ठीक है। जैसे PCl5 PCl3, ठीक है, बन जाता है, PCl3 से PCl5 कन्वर्ट हो जाता है, P2O5 बन जाता है। तो इसका रीजन ये है कि PCl5 में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, P2O5 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करा के और फिर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब दूसरी बात करें तो हमको ये समझ में आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, इसका शेप क्लियर है, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और नाइट्रोजन प्रोटॉन के साथ H+ के साथ, अब ये जो NH3 है, NH3 हुआ, PS3 हुआ, तो ये जो MH3 है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये H+ से कंबाइन करके क्या बना लेगा, MH4+, ठीक है। जैसे NH3 से NH4+ हो जाएगा, PH3 से PH4+ हो जाएगा, NH3 से ये अमोनियम आयन बन जाएगा, फास्फीन से फास्फोनियम आयन बन जाएगा। और अब इस केस में तो ये 1 लोन पेयर है, इस केस में तो ये क्या है, 1 लोन पेयर है और ये H+ के साथ कंबाइन करेगा, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो H+ है, ठीक है, ये जो H+ है और ये H+ इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये हो गया टेट्राहेड्रल, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा। मैंने आपको कहा ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हाइब्रिड स्टेट में इन्वॉल्व होता है, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। कि मैंने बताया था ना हाइब्रिड स्टेट क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो हाइब्रिड स्टेट तो 4 ही हुई, 3 सिग्मा 3, 1 लोन पेयर 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 सिग्मा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 और 0 लोन पेयर, तो लोन पेयर है ही नहीं, तो ठीक है, तो 4 ही हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर भी 1 लोन पेयर भी होता, सपोज अजम्पशन, तो फिर हाइब्रिड स्टेट 5 हो जाती, ठीक है। तो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हाइब्रिड स्टेट में इंक्लूड किया करो बेटा, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड स्टेट के अंदर भी क्या होता है, लोन पेयर ऑर्बिटल ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होता है।
तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हाइब्रिड स्टेट में पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है और कोएक्सियल ओवरलैपिंग करता है। तो ये हो गया NH3H+ NH4+ टेट्राहेड्रल हो गया बेटा। अब यहां पर देखो इसी तरह से जैसे NH3 है बेटा, तो यहां पर मैं बात करूं NH3 की, जैसे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दिस इज नाइट्रोजन लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑर्बिटल है, और ये BF3 है। BF3 क्या होता है? BF3 लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। तो इसमें क्या होता है? बोरॉन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोरॉन पर क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोरॉन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बोरॉन पर ये वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। अगर मैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, ग्राउंड स्टेट में। बोर्ड पे ध्यान देते रहो बेटा। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है ग्राउंड स्टेट में। अब बोरॉन जब बॉन्डिंग में जाता है तो ये एक्साइड होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, तो 0 लॉन पेयर 3 सिग्मा 3 HS आ जाता है। तो बोरॉन क्या है? बोरॉन का कंपाउंड होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। बोरॉन के कंपाउंड क्या होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। और यहां पर इसके पास क्या होता है? वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो इस वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो ये तो हो गया लुईस बेस, क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। और ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। ये जो ब्लू वाला बना रखा है ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब ये तो हमारे पास लोन पेयर हो गया बेटा, ये वाला और ये। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ, बोरॉन के ये देखो ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखो बिल्कुल इन दोनों को आमने सामने ही रखा है। अब ये ऊपर आएंगे तो देखो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही तो हुई, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग ही तो हुई। और ये जो दोनों, ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये देखो ओवरलैपिंग हुई, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें क्या हुआ? शेयर पेयर है, लेकिन शेयर पेयर इसका ही है। तो अब ध्यान दो बेटा, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि ये बोरॉन और ये, अब क्या हो जाएगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बन जाएगा? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये दोनों को ओवरलैपिंग। तो देख लो, अब इस नाइट्रोजन पर ये तो हाइब्रिड स्टेट कितनी थी? 4। तो इस नाइट्रोजन पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है, और इस बोरॉन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था जी। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस के अंदर अब यहां पर नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि 3 सिग्मा 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हाइब्रिड स्टेट 4 लोन पेयर है नहीं। हाइब्रिड स्टेट क्या है? हाइब्रिड स्टेट होती है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? हाइब्रिड स्टेट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? लोन पेयर 0 है, क्योंकि लोन पेयर तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में चला गया। 1 2 3 4। अब देख लो, वैसे यही भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ही तो है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का, इसका मतलब ये जब किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हुआ, इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये वेकेंट p ऑर्बिटल है बोरॉन के पास। तो ये लुईस एसिड के साथ, ये सारे जब लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस केस में ये जो नाइट्रोजन फैमिली के ये एलिमेंट है, ये डोनर एटम की तरह एक्ट करते हैं और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो हाइब्रिड स्टेट इसकी चेंज हो गई। ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि NH3 और BF3 ने आपस में रिएक्ट किया
तो हाइब्रिड स्टेट किसकी चेंज हो जाएगी? बोरोन की। ठीक है, उसमें था नाइट्रोजन बोरोन दोनों की, बोरोन की होगी, नाइट्रोजन की नहीं होगी, नाइट्रोजन की होगी, बोरोन की नहीं होगी, इस तरह से 4 चॉइस बना देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो 1 2 3 तो हो गए, 1 2 3 तो सिग्मा हो गए, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट कितनी हो गई? इसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 हो गई। इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई? sp3 हो गई। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो कि जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हमेशा ध्यान रखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो बेटा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो डोनर की हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं होती है। डोनर की, या नाइट्रोजन डोनर है जिसके पास लोन पेयर है, डोनर की हाइब्रिड स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसका तो हाइब्रिड ऑर्बिटल था और उसने ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो उसका जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो लोन पेयर एक कम हुआ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो हाइब्रिड स्टेट तो वही स्टैंड कर रही है। तो डोनर की कभी भी हाइब्रिड स्टेट चेंज नहीं होती, यहाँ sp3 यहाँ sp3, लेकिन एक्सेप्टर की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक्सेप्टर की हाइब्रिड स्टेट 1 इंक्रीज हो जाती है 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने से। ठीक है, तो यहाँ देखो बोरॉन का हाइब्रिड स्टेट कितना है? 3 है, sp2। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये एक्सेप्टर हो गया, तो एक्सेप्टर की हाइब्रिड स्टेट sp2 से sp3 हो गई, यानी sp2 मतलब 3 हाइब्रिड स्टेट, sp3 मतलब 4 हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट एक्सेप्टर की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इंक्रीज हो जाती है ईच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे। अगर कोई एक्सेप्टर 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिड स्टेट 2 से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब हम जनरल कंसेप्ट के साथ साथ नाइट्रोजन फैमिली के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम। अब यहां पर हमको ये समझ में आ गया कि ये सारे लुईस बेस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस बेटा NH3 है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत बच्चे इसको कंफ्यूजन कर देते हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। देखो वो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कनेक्ट करते हैं, वो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ को जेड इफेक्ट से कनेक्ट करते हैं कि सर इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की बाकी सबसे, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे मुश्किल से देगा, तो ये वीक बेस होना चाहिए। बेटा ये आप सही नहीं सोच रहे हैं, इट इज रॉन्ग कंसेप्ट। बेसिकली लुईस बेस कौन होते हैं, पहले लुईस बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। लुईस बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो आप क्या सोचते हो, आपकी थिंकिंग ये चलती है, देखो मैं बता रहा हूं। आप देखते हो कि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो जैसे ये लुईस बेस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बोरॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ठीक है, अब एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दूसरा हुआ एक्सेप्टर। तो आप क्या सोचते हो, आपके माइंड में क्या पिक्चर चलता है, क्या क्लिप आती है कि ये लुईस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो आया लुईस बेस और लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और लुईस एसिड ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, इसको टाटा बाय बाय करके चला गया, ये देखता रह गया कि मेरे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली लुईस बेस का कंसेप्ट क्या है, लुईस बेस का है, आप लुईस बेस में, ठीक है, ये एक बात लगातार चलती आ रही है, हर बुक में लिखी हुई है कि लुईस बेस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, पर मैं अगर इसको सही कंसेप्ट बताऊं तो वो ये है कि लुईस बेस वो होते हैं जिनके सेंटर एटम पर लोन पेयर है और उस लोन पेयर को में वो कोऑर्डिनेट, उस लोन पेयर से वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उस लोन पेयर से वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो दिख रहा है आपको। वो देते नहीं है, शेयरिंग ही करते हैं अल्टीमेटली। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ही ऐसी है कि एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर। तो डोनर एक्सेप्टर का मतलब ये नहीं है कि ये डोनर ये एक्सेप्टर ये लिया दोनों अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयर पेयर एक का ही होता है। तो ये क्या है, ये एक लैंग्वेज में लैंग्वेज ऐसी लिख देते हैं अपन की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक डोनर होता है दूसरा एक्सेप्टर होता है, ठीक है, वो शेयर पेयर की बात हो रही है, लेकिन है तो दोनों के बीच में ही है ना। ये थोड़ी है कि वो लेके चला गया। आप देख लो ये बोर्ड पे बिल्कुल एग्जांपल लिखा हुआ है, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग हुई, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर
नाइट्रोजन का लोन पेयर या नाइट्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अभी नाइट्रोजन के पास है, लेकिन उसने बोरॉन के साथ शेयरिंग में रखा है। जिस दिन मूड पड़ेगा बोरॉन को बोलेगा अब अपनी सेटिंग नहीं हो रही है, अब मेरी इच्छा है मेरा लोन पेयर मैं वापस रखूं, तो वापस जब ये अलग होगा तो ये अलग हुआ तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी उसका लोन पेयर उसके पास है, पर वो उसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैपिंग में गया है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ वो ओवरलैपिंग में गया है। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनके दोनों जुड़ जाते हैं। यूं नहीं कि बोरॉन इसको लेता हुआ आगे चलता बनेगा, बोरॉन जैसे ही सोचेगा इस इलेक्ट्रॉन को मैं ले लूं तो नाइट्रोजन पीछे हट जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो होगा जिस डोनर का लोन पेयर इजीली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने कि स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो होंगे, वापस सुन लो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो होंगे जिनका लोन पेयर इजीली ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाए। यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो डोनर एटम है वो है लुईस बेस। तो हमको लुईस बेस की स्ट्रेंथ कैसे चेक करनी है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं, फिर तो आप वो कर दोगे सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका जेड इफेक्ट ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे देगा, लुईस बेस का कैसे अच्छा लुईस बेस नहीं है, ये गलत है। लुईस बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है? मैं आपसे वापस पूछ रहा हूं, सोचो मैंने क्या कहा। स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस वो है जो अपना लोन पेयर एक्सेप्टर एटम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इजीली ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी जो लुईस बेस जितना जल्दी एक्सेप्टर के साथ, ये एक्सेप्टर जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एक्सेप्टर के साथ जितना जल्दी ये वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, आगे मेरी बात समझ में। तो जो जितना जल्दी अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व कर देगा हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है लेकिन अब वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या होता है कि हर एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास भी रखना चाहता है लेकिन अपने से दूर भी रखना चाहता है। अब समझना इस कंसेप्ट को, क्योंकि अगर सेंटर एटम का साइज छोटा है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो उस एटम के अंदर ही एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा लोन पेयर हमारे पास तो रहे लेकिन थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाए। तो क्या होता है, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, नहीं समझना है तो वापस समझा रहा हूं, सुनो। देखो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, ये देखो ब्लू स्फीयर नाइट्रोजन बना है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से, अच्छा एक मिनट सुनो, ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये ब्लू स्फीयर किसके दिख रहे हैं? ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये एंटीमनी है, ये सॉरी ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, बिस्मिथ है। जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए मैं वापस बता रहा हूं। तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा हुआ। अच्छा, सब में वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इस नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके में भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ना सबके वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ हो, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, ठीक है। तो किस के सेंटर पर, किस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन। तो हर एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफ्यूज करना चाहता है, डिफ्यूज करने का चाहता है मतलब फैलाना चाहता है, न कि देना चाहता है। ये दो अलग अलग कंसेप्ट है।
तो क्या होता है, जिस एलिमेंट का साइज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना डेंसर हो जाएगा। तो छोटे साइज के एलिमेंट में, जैसे नाइट्रोजन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर है, तो उसके वैलेंसी शेल में एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वो इजीली अपना लोन पेयर आगे खिसका देता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एंटर करवा देता है इजीली। ठीक है, जैसे आप कहीं क्राउडी बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप सब क्या करोगे, अपने आप को थोड़ा सा, अगर आगे जगह मिल गई, आपको आगे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिल गया बैठने के लिए, तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्प्रेड कर दोगे, डिफ्यूज कर दोगे, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओगे, क्योंकि आगे जगह मिल गई। जैसा ट्रेन बिल्कुल फुल भरी हुई है, आप बड़े खचाखच बैठे हुए हो, ठीक है, और ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, 10 पैसेंजर उतर गए, तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा खुल के आगे बैठ जाओगे, ठीक है। या फिर क्या हुआ, आप जिस ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हो, क्राउडी है, बहुत भरा हुआ है, और पता चला कि पास वाला जो कंपार्टमेंट है, पास वाला जो डब्बा है, उसके अंदर काफी पैसेंजर उतर गए, तो आप क्या करोगे, उस तरफ थोड़ा सा चले जाओगे। तो वही चीज यहां पर है कि जो स्मॉल साइज के एलिमेंट का साइज स्मॉल होता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर हो जाता है, तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाते हैं। अब उसको जैसे ही कोई वेकेंट ऑर्बिटल नजर आ गया पास में, भले वो दूसरे का ही क्यों नहीं हो, तो वो क्या करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफ्यूज करेगा, आगे भेज देगा। यानी कंट्रोल में तो इसी का ही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं नटशेल में सीधा बता दूं, हम अगर इसको आप ज्यादा कंफ्यूज मत करो, सीधा आंसर ये लिखना है कि जिस पर लोन पेयर है, जिस पर लोन पेयर है, जो लुईस बेस है, अगर उसका साइज छोटा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डेंसिटी को कम करने के लिए वो अपना लोन पेयर इजीली लुईस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एंटर करवाएगा। तो ये की पॉइंट लर्न कर लो कि अगर स्ट्रॉन्ग लुईस बेस कौन होगा, कौन सा लुईस बेस इजीली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसका सेंटर एटम का साइज छोटा हो। अब आप बोलोगे सर साइज छोटा होगा, तो सामने वाला पूछेगा तो क्यों बनाएगा, तो आप उसका आंसर दोगे कि साइज छोटा होने की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डेंसर है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, लोन पेयर भी अंदर के रिपल्शन से, अपने परिवार के रिपल्शन से बड़ा परेशान है, तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने लोन पेयर को अपनी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा डिफ्यूज करेगा, ताकि वो थोड़ा हल्का महसूस करे और उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब कम हो जाए। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूं तो सेंटर एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम के अराउंड है, तो ये नाइट्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफ्यूज करने के लिए, कम करने के लिए, वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जल्दी से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एंटर करवाता है, यानी लुईस एसिड को के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, यानी यहां ये अच्छा डोनर हो जाता है ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये अच्छा लुईस बेस हो गया। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, NH3 गुड बेस है, गुड लिगेंड है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, ये सब टर्म यूज करते हैं हम, ठीक है। अब कोई एक आधा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, जैसे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट डिस्कस करता हूं अलग अलग एग्जांपल से, आपको मैंने 10 पॉइंट एक्सप्लेन किए क्लास में, आपको 8 समझ में आ गए तो आप पॉजिटिव रहो, 2 को इग्नोर करो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, आपने फील किया होगा कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट क्लास में समझ में नहीं आते, फिर आगे भी वो रिपीट होते रहते हैं, तो आगे फिर एक कोई नया कंसेप्ट आता है, उसको आप कनेक्ट करके वो समझ सकते हो। इसीलिए आप ये मत सोचो कि 10 में से 2 समझ में नहीं आए, ये हुई नेगेटिविटी बेटा, अपने अंदर नेगेटिविटी, ये आपको
सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगी, रिवर्स सक्सेस कर देगी। अगर मैंने 10 पॉइंट एक्सप्लेन किए और आपको 8 समझ में आए, अरे 8 समझ में आए, 2 को इग्नोर कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको सीखना नहीं है, मैं खाली पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूं। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। और जो 2 पॉइंट जो नहीं समझ में आए, नोट कर लो, मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से समझ लो। मेरे फोन नंबर्स हैं आपके पास, तो मेरे से फोन पे डिस्कस कर लो। मेरे आहूजा क्लासेस पे आ जाओ, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। और नहीं तो किसी बुक में या किसी दूसरे पर्सन के साथ भी आप उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि उस पॉइंट जो अनक्लियर रहेगा वो क्लियर हो जाए। यूं नहीं कि वो अनक्लियर ही रहे, उसको क्लियर करो, लेकिन 2 पॉइंट की वजह से 8 पॉइंट मत गवाओ, ठीक है ना। जो 8 समझ में आ रहे हैं तो आप उनको ध्यान दो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब यहां पर ये हमने लुईस एसिड बेस के बारे में बात की, और जो बहुत गलत फहमियां थी कि लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर हम ये देखें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एटम, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 क्या बनाएंगे, EX3 या E नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्टिन, मैंने M ले लिया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और एक मिनट, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं अब अभी है ना हाइड्राइड और भी बड़े हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको क्लास को यही ओवर करता हूं, और अगली क्लास में वापस हम इसी को डिस्कस करेंगे। अभी ये पॉइंट बाकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।